अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टॉक के साथ मैं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कराची की सियासत में एक बार फिर गर्मा गर्मी नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से एक खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि आप फॉर्म 45 साथ लेकर जाइएगा, मेरा साथ दीजिएगा और फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस तकरीब में खिताब के हवाले से भी हम बात करेंगे। सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। बिलावल ने यह भी कहा कि हमारी सीटें चोरी हुई थी, मेरी कोई 9 सीटें चोरी हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस दफा उम्मीद ये करता हूं कि कोई चोरी नहीं होगी, मेरी सीटें इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लेने की। और उन्होंने ये भी कहा कि विफाक को खास तौर पर उन्होंने निशाना बनाया, विफाक को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि विफाक अगर कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की वजारतों को खत्म कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि विफाक इस्लामाबाद से सारे मामलात को चलाना चाहता है। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद होंगे। राना गुलजार ताज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मंसूरी साहब जिनका ताल्लुक MQM से है। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक को मैं आपसे पूछना चाहूंगी राना साहब के बहुत निशाना बनाया, तनकीद की खास तौर पे और भी बड़ा उन्होंने पुरजोश अंदाज में अवाम से खिताब किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया। औरंगज़ेब साहिबा, देखिए बात यह है कि ये जो लोग उसको हवा दे रहे हैं उसका हरगिज़ ऐसा बात नहीं है। कुछ सियासी बोने हैं जो उसमें मतलब है कि उस गुफ्तगू को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक अनादगी फैले और सियासी और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लड़ाई हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब ने अवाम से गुजारिश की है कि आप अपना हक़ राय दही ईमानदारी से इस्तेमाल करें और इलेक्शन वाले रोज़ बाहर निकलें और ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलें और फॉर्म 45 को कामयाब बनाएं। 47 जो है ये एक बनी बनाई बातें हैं और ये एक बयानिया था खान साहब का, वो उसको हम चाहते हैं कि ये 47 जो है ये जिक्र आए ही ना है और इसको ख़त्म भी होना चाहिए, क्योंकि जब अवाम मौजूद है और एक अवामी राय आम्मा हमवार हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो अवाम को उसका हक इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, पाकिस्तान की सालमियत पर यकीन रखती है, पाकिस्तान की अफवाज पर यकीन रखती है। हमारे तमाम आइनी इदारे अपने आइनी उसमें काम कर रहे हैं और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि तसादुम का रास्ता हो। तो जो सियासी लोग ये चाहते हैं कि इस बयान को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपस में अनारगी और लड़ाई हो, तो ये उनकी गलत फहमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ऐसा नहीं चाहती कि हम किसी को निशाना बनाएं और किसी के लिए अल्फाज गलत इस्तेमाल हों। अवाम से गिलगित बल्तिस्तान जो अवाम है गिलगित बल्तिस्तान की, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं, तीर पर मोहर लगाएं, ताकि हम अवामी लोग हैं और हम अवाम के पास ही जाते हैं। हमारे पास रास्ता यही है कि हम अवाम के पास जाएं और उनसे उनका वोट मांगें और इक़्तिदार कायम हो अवाम का। तो हमारा मकसद ये है, हरगिज़ ये मकसद नहीं है। रही वफाक की बात, वफाक ज़ाहिर पाकिस्तान है और इस्लामाबाद पाकिस्तान की सालमियत है और हम कभी भी उस पर कदगन लगाना नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि वफाक मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा और सूबे मजबूत होंगे, शहर मजबूत होंगे। तो हम कभी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई भी अनारगी पैदा हो। हम अवामी लोग हैं, हम अवाम का रास्ता अख्तियार करेंगे। दूसरी जानिब जाहिद मंसूरी साहब मौजूद हैं। सर, आपने भी बिलावल के खिताब को सुना होगा और एक बार फिर कराची की सियासत में गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए अगर और MQM भी तनकीद की जद में है, क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखिए, अभी अमेरिका के नायब सदर आए थे यहाँ पे जी, और वो जब कराची के ऊपर से गुजरे तो वो समझे शायद ये ईरान है। सही। बाद में जब वो फिर वहाँ गए तो उन्होंने फिर मुर्तज़ा वहाब साहब को ऑफ़र करी कि भाई आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाए हमारे। जिस कदर आपने तबाही कराची में फैलाई है, इस तरीके से आप ईरान में दोबारा तबाही फैलाएँ और जहाँ जहाँ इनके दुश्मन हैं वहाँ करें। तो ये खैर एक मजाक की बात है, लेकिन ये हकीकत ही है कि कराची को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया गया, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी बड़े अवेयर हैं, बाशऊर लोग हैं।
तो मेरे ख्याल में तो वो वहाँ पे ऐसे कोई हरकत नहीं करेंगे भाई कि पीपल्स पार्टी आए और कराची वाला हाल करे, वहाँ भी BRT शुरू कर दे, अंडर पासिस शुरू कर दे, यानी कि कराची का गिलगित बल्तिस्तान का भी वही हाल है, पूरा खुदा पड़ा हुआ हो, तो बस से गुजरना मुश्किल हो जाए। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को एक सीट मिल पाए। तो ये तो अलग बात है, लेकिन कराची जो है इस वक्त हॉट सिटी है। इस वक्त सबने पंजाब लाहौर जो है एक दौर में ऐसा था कि वो कराची आके सबक सीखता था कि हमारे मेयर से कि भाई आप जो बताएं कि किस तरीके से डेवलपमेंट वर्क होता है, किस तरीके से काम होता है। तो अब हमसे वो 10 साल आगे चले गए, बल्कि मैं कहूँ 30 साल आगे चले गए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे अभी 3 दिन जो बकरीद में जो उन्होंने वहाँ पे सड़कें धुली हैं, वहाँ पे अर्क़ गुलाब का छिड़काव हुआ है, उसके बरक्स बिल्कुल कराची में अभी मैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर गया था परसों, तो वहाँ बराबर में जाई नदी गुजर रही है, तो वहाँ पे अलाइशों के ढेर लगे हुए थे, कचरे के ढेर, अलाइशों के ढेर, तो वहाँ लगे थे। हालांकि 34 अरब का फंड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, 34 अरब का, जिसकी जिम्मेदारी है तमाम अलाइशी उठाना, कचरा उठाने की। तो वो 34 अरब कहाँ चले गए? कम अज़ कम ये कि 25% भी पैसा अगर लगा लेते कराची के ऊपर, तो ये जो शिकायतें आ रही हैं, जो नदी नालों में जो अलाइशी पड़ी, कचरा पड़ा हुआ है, कम अज़ कम ये चीज़ नहीं होती है। हम तो चाहते हैं कि कराची नीट एंड क्लीन रहे। कराची का जो इस वक्त जो इंडेक्स लेवल है एयर क्वालिटी का, वो सबसे बदतरीन है। इस वक्त दुनिया में 5वें नंबर पे बदतरीन शहर को। सर, एमक्यूएम पर भी बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो इस वक्त सामने आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि बहादुराबाद का जो उनका ऑफिस है वो भी कब्जे की जमीन पर बना हुआ है। बजाय इल्जामात एक दूसरे पर डालने से बेहतर है कि अगर काम कर लिया जाए। आप क्या कहेंगे, एमक्यूएम पर इस तरह इस वक्त सख्त तनकीद की जा रही है? एमक्यूएम में देखें, कल हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहाँ पे हिल पार्क पे जो कटिंग हो रही थी, हमने वहाँ पे की थी, तो वहाँ फारूक सदर भाई ने बात भी बोली थी कि अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो हम बात करने को तैयार है। एक वक्त में जमात इस्लामी ने पूरी पिटीशन लगाई थी कि जितने पार्क हैं उस पर गैर कानूनी तामीरात है, वो तमाम तामीरात तोड़ दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। उसमें ये कि एमक्यूएम पे इल्जाम लगाया था, हालांकि एमक्यूएम ने ऐसी कोई चीज़ नहीं करी थी। हम तो अभी भी कहते हैं कि हम तो अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई कोई एक ऐसी चीज़ है सामने आए, बैठे करें। लेकिन जो जमात इस्लामी ने जो चीज़ें करी हैं, आप देखें ना, PSA सोसाइटी में जहाँ पे उन्होंने ये पहाड़ जो काटा है उन्होंने, उसके जो वो अपना उसके जो वो है मुशीर, कानूनी मुशीर PSA जिसके वो अपोजिशन लीडर हैं, ठीक, यानी जो अपना जो जमात इस्लामी के जो अपोजिशन लीडर हैं वो उसके मुशीर हैं, ठीक। तो अंदाज़ा कर लेंगे जो मुशीर जब वो रहते भी उसी इलाके में, ठीक, तो अब अंदाज़ा कर लेंगे जो भी चीज़ हो रही है वहाँ पे, तो उनके आशीर्वाद से हो रही है। सारे काम हो रहे, जो वहाँ पे प्लाट काटे जा रहे हैं और जो लोगों को दिए जा रहे हैं पैसों के बेस, तो ये करोड़ों अरबों रुपए का उसमें जो है ना वो है चीज़ें। तो हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया, और फारूक भाई ने, वो वसीम अख्तर भाई भी बैठे हुए थे, उन्होंने ऑफर करी कि भी अगर कोई हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम सामने आए, हम करेंगे इसको, देखेंगे जो भी होगा। अगर कानूनी चीज़ है तो कानून के अंदर कार्रवाई होगी। हम तो अपना को अकाउंटेबल समझते हैं, लेकिन दूसरे भी अपने आप को अकाउंटेबल समझे ना, और जो चीज़ें कर रहे हैं उसको सामने लाए, कटघरे में लाए। राना गुलजार साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी, गिलगित बल्तिस्तान की अब कराची के बाद क्या पीपल्स पार्टी फिर वही हाल गिलगित बल्तिस्तान का करने जा रही है? क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ना सड़कें इस काबिल हैं कि वहाँ गाड़ी चलाई जा सके। कराची के अवाम बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है, गैस की लोड शेडिंग है, तवील बिजली की अगर लोड शेडिंग की बात की जाए तो गैर एलानिया लोड शेडिंग है। क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह से देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को? देखिए जी, मैंने आपसे आपके शो में अक्सर बेशतर चैनलों पे कहता हूँ, गुड गवर्नेंस का फुकदान है जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ेरे तामीर है, और मुसलसल, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है और इसकी आबादी तकरीबन 3.5-4 करोड़ है, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आसान नहीं है सही होना, इसमें बहुत टाइम भी लगेगा। और सर, कितना अरसा हो गया कराची में पीपल्स पार्टी को? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात को बिल्कुल कभी मना नहीं करूंगा, ये बहुत टाइम हो गया है, लेकिन इस पर काम डे टू डे जारी है। मैं ये समझता हूँ ये काम उस वक्त तक सारे दुरुस्त नहीं होंगे जब तक अकाउंटेबिलिटी ना आए, जब तक इदारों में ईमानदारी ना आए। मैं बार बार अपने चीफ मिनिस्टर से भी, मेयर साहब से भी बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट्स में अकाउंटेबिलिटी लेकर आएँ, आप डिपार्टमेंट्स को चेक करें, जो आपके आएँ और बाएँ जो खड़े हैं ये करप्ट हैं, करप्शन कर रहे हैं, जो आपके महकमों में लोग बैठे हैं, आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अभी जाहिद मंसूरी साहब ने बात की हिल पार्क की, किडनी पार्क की, नवाज शरीफ पार्क की, तो ये जो NOCs दी गई हैं
ये एक स्टेट डिपार्टमेंट की सीनियर डायरेक्टर है खातून, उन्होंने दी है। मैं समझता हूँ उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए कि उन्होंने कैसे एनओसी दी। एक डायरेक्टर लैंड के डिप्टी डायरेक्टर हैं बल्दिया, उनके पास इजाफी चार्ज हैं डिप्टी डायरेक्टर के पास, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। इस एनओसी पे उनके भी साइन हैं। मैं ये समझता हूँ 5 ब्रिगेड का जो डायरेक्टर है उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि उसने भी करप्शन बेतहाशा कर डाली। डायरेक्टर लैंड को गिरफ्तार करना चाहिए, साबका डायरेक्टर लैंड को गिरफ्तार करना चाहिए। वसीम अख्तर के ज़माने में डायरेक्टर लैंड था, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए केएमसी के। और इस वक्त एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन है, वो भी पहले डायरेक्टर लैंड था, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर को भी गिरफ्तार करना चाहिए। इनको इसलिए गिरफ्तार करना चाहिए कि मेयर साहब आंखें खोलिए, ये करप्शन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर दाग लगा रहे हैं। तो बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी पैदा होनी चाहिए। आपने इन चीजों की निशानदेही की? बिल्कुल, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, मुतादिद बार कहा है कि मेयर साहब इनको देखिए, ये बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। आप ये देखिए डायरेक्टर पार्स को भी गिरफ्तार करें, क्योंकि इसलिए कि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि इसलिए कि आप ये मैं बताता चलूं कि अलादीन पार्क का भी इश्यूज है, आपका स्लाटर हाउस का भी इश्यूज है, आपका ये एक नया इशू आया है। मैं कहता हूँ ये पीपुल्स पार्टी को बचाने का वक्त है। पीपुल्स पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। हम बिलावल भुट्टो के वफादार हैं, हम पीपुल्स पार्टी के वफादार हैं, हमने गोलियां खाई हैं, हमने कुर्बानी दी है। तो पीपुल्स पार्टी पर सवालिया निशान बन रहा है। मेयर साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आप पे एतमाद किया है, तो आपको चाहिए कि इनको फौरी सस्पेंड करें, इन पर इंक्वायरी बिठाएं। सर ये भी बताएं ना, क्या वजह है जो मेयर कराची इतनी सारी निशानदेही अगर की जाती है किसी हवाले से, तो वो इस चीज पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए जी, एक्शन तो उनको लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाहिर सी बात है कि आज जो आप सवाल कर रही हैं, जाहिद भाई सवाल कर रहे हैं, ये बहुत सारे सवालात हमारी तरफ बनते हैं। हम झूठ बोलना मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इनके जमाने में सीटों बैठे थे, आज वही लोग बैठे हुए सीटों के ऊपर। एचआरएम में भी वही लोग बैठे हुए हैं, केएमसी के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट में वही लोग बैठे हुए हैं। ग्रेव यार्ड का जो डायरेक्टर है बहुत बड़ा करप्ट आदमी है। मैं समझता हूँ कब्रिस्तानों का उसने बुरा हाल कर दिया है, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है, ये डंडा उठाना चाहिए मेयर साहब। जब तक आप ये डंडा नहीं उठाएंगे, अकाउंटेबिलिटी पैदा नहीं होगी, ये सवालिया निशान हम पर उठते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको शीशे के कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, आपको हाजिरी चेक करनी पड़ेगी, आपको अवाम से मिलना पड़ेगा। क्योंकि हम बादशाह सलामत बन गए हैं, हम अवाम से मिलना छोड़ दिया है। और ये हमें फिक्र है कि हमारी पीपुल्स पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो रहा है, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वजीर आज़म में मेहमान हैं। हम उनके लिए, उनके वफादार हैं, उनके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सही। जाहिद मंसूरी साहब की तरफ आना चाहूंगी। सर, कराची की बर्बादी की अगर बात करें अगर हम, तो कराची की बर्बादी में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों का बराबर का हाथ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एमक्यूएम तो 2005 से 2010 तक रही। सही, हमारे मेयर मुस्तफा कमाल भाई थे उस दौर में। उस दौर में आपने देखा रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। कराची उस वक्त 5वें नंबर पे था पूरी दुनिया में तरक्याती शहरों में। ठीक। लेकिन उसके बाद जो फिर सूरत-हाल पेश आई, तो उसके बाद से ग्रेजुअली जो है आपको पता खराबी आती रही। मैं आपको मिसाल दूँ, 18वीं तरमीम थी ना, 18वीं तरमीम मंजूर जो हुई, तो उसमें पीपल्स पार्टी के सदर भी थे, वज़ीर आज़म गिलानी थे, वो सब मुत्तफ़क़ तौर पर 18वीं तरमीम मंजूर की थी। एमक्यूएम ने वोट दिया था। उसमें 2 बातें थी बड़ी इंपॉर्टेंट। एक बात ये थी कि भाई कि जो एनएससी अवार्ड की मद में रकम आएगी वो उसके बाद जाएगी पीएफसी अवार्ड की मद में तमाम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बराबरी की बुनियाद, आबादी की बुनियाद के ऊपर। ठीक है, पीएफसी अवार्ड की आज तक एक मीटिंग भी नहीं हुई। जो भी एनएफसी अवार्ड के पैसे आए वो सारे के सारे वज़ीर साहब के पास रहे, ये उन्होंने खर्च किए। मसलन ये कराची में वो पैसे नहीं लगे। नंबर एक बात तो ये हो गई। तो आज तक सब 30,000 के करीब मिले इनको पैसे, यानी कि 2008 से लेकर अब तक। एक तो चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये होती है, एमक्यूएम ने साइन किए थे उस पर 18वीं तरमीम के ऊपर कि 140A को नाफिज किया जाएगा। 140A के तहत ये था कि तमाम जितने भी इदारे होंगे ना खुद मुख्तार होंगे और एक मेयर के मातहत होंगे। उसमें वाटर बोर्ड हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, LDA हो, MDA हो, अपना पुलिस हो, ये तमाम इदारे यानी कि जो भी होगा ना मेयर उसके अंडर में होंगे। तो उससे ये होता, हमने इन 2 बातों पर साइन किया था। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी उस पर सबके साइन थे, नून लीग के साइन भी थे, नवाज शरीफ साहब के भी साइन थे, अपना यूसुफ गिलानी साहब के साइन थे, ये तमाम जितने भी स्टेक होल्डर सबके साइन थे। लेकिन बदकिस्मती दोनों पॉइंट पर अभी तक अमल नहीं हुआ। एमक्यूएम ने उसी वक्त पे एतराज़ किया था इस बात पे कि भाई आपने जब हमसे बात करी है, एग्रीमेंट किया तो करें। उसके बाद देखें K4 का मनसूबा शुरू हुआ, कायम अली शाह साहब ने एमक्यूएम के ताउन से ये इसका ऐलान किया था
तो मुस्तफ़ा कमाल भाई हमारे मेयर, और उस वक्त ये चीज़ शुरू हुई K4। अब K4 की उस वक्त कॉस्ट थी 24-25 हज़ार रुपये, ठीक है। अच्छा, उसके 5 फेज थे। 3 फेज ये हुआ कि जब हालांकि टोटल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी, तो 2022 में वफाक ने भी 3 प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए, 3 हिस्से। चौथा हिस्सा 5वां हिस्सा मुकम्मल करना सिंध हुकूमत को। उसमें था ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट। ऑगमेंटेशन ये था कि जो पानी आएगा वहाँ से कंजर जी से, तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके जरिए। तो इसके जरिए 105 किलोमीटर की लाइनें बिछानी पूरे कराची में। और अभी देखें नीपा से जो अपना हसन स्क्वायर तक पहला फेज ये था, वर्ल्ड बैंक ने उसको रुकवा दिया। किस वजह से रुकवा दिया कि वहाँ पर टेक्निकल तौर पे जो उसकी वेल्डिंग की पाइप की वो गैर मियारी थी, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट रुकवा दिया, दोबारा शुरू हुआ है। तो आप समझ लें 105 किलोमीटर पूरे कराची में लाइनें बिछानी है, और ये अरबों रुपये का प्रोजेक्ट है, लेकिन सिंध हुकूमत ने इसके लिए अभी तक फंड इसके लिए नहीं रखा। तो हमने उस पर बात कहा कि अभी इसको कम अज़ कम इसमें तो फंड रखें। और दूसरा ये था कि एक पावर प्लांट की जरूरत थी। अब आए दिन जो है लाइन फेलियर की बिजली का ब्रेकडाउन होता है, लाइन फट जाती है। कल भी लाइन फट गई, यानी कि समझ 6 महीने में 7 दफ़ा लाइन फटी है बैक प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से। तो हमने इस पर कहा कि अभी कम अज़ कम पावर प्लांट लगेगा। पावर प्लांट के लगने से ये होगा कि कम अज़ कम जो बैक प्रेशर होता है लाइन नहीं फटेगी। तो फिर दूसरी बात ये लाइनों में रसाव मौजूद है, पानी बहुत ज़ाया होता है। तो ये चीज़ें जब तक खत्म नहीं होंगी, कराची के लोग जो टैंकरों में तो पानी आ रहा है, लेकिन घर के नलों में पानी नहीं आ रहा। तो एमक्यूएम ने इस बात की दफ़ा आवाज़ उठाई कि भाई आप ये करें। तो एमक्यूएम तो हमेशा आवाज़ उठाते चली आएगी ना, और कहते इंडिकेट करते हैं कि असल पावर होती है वज़ीर-ए-आला के पास या वज़ीर-ए-आज़म के पास, यानी कि वज़ीरों के पास या उनके पास कोई पावर नहीं होती। तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर नवाज शहबाज शरीफ साहब से भी कहा, अब्दुल्ला इनसे अपने मुरारी शाह साहब से भी कहा कि भाई कम अज़ कम कराची के लिए हमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की मुलाकात भी ज़रदारी साहब से, शायद आपने देखा होगा, उसमें मुलाकात हुई। तो खालिद भाई ने उनसे ये बात करी कि कम अज़ कम जो आप प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये कराची के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट है, कम अज़ कम उसको तो मुकम्मल करवा दें। टोटल कराची को जरूरत है 1000 अरब की, जो मेगा प्रोजेक्ट है मुकम्मल करने के लिए। BRT सिस्टम है, BRT लाइन है, इसके अलावा K4 मनसूबा है, S3 है, जो मास ट्रांजिट लाइन है। तो इसके लिए 5 एमक्यूएम की वापसी की बातें हो रही हैं, क्या वापसी की बातें एक तो हो रही हैं चलें, और दूसरी बात ये कि ज़मीनी हकाइक के हवाले से क्या है, क्या कहेंगे? देखिए एमक्यूएम एक तो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एमक्यूएम पाकिस्तान। अगर आप जैसे जो आप कहना चाह रही हैं वो देखो, वो तो उनका मामला स्टेट से के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अब वो स्टेट की जो पॉलिसी है वो है, हम तो वो हैं समझ लें। एमक्यूएम पाकिस्तान तो एग्जिस्ट करती है, एमक्यूएम पाकिस्तान काम कर रही है, और जो हमारे MP MNS काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी हमें 40 अरब का फंड मिला था हमारे MP MNS को, तो MNS हमारे काम कर रहे हैं इलाकों में, यानी कि मुख्तलिफ काम, सेवरेज की काम भी कर रहे हैं, पानी की लाइन में डलवा रहे हैं, रोड कारपेटिंग भी करवा रहे हैं, पेवर का काम भी करवा रहे हैं। तो हमारे जितने भी MNS हैं उनके सारे काम चल रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। हमारे MPS को फंड नहीं मिला, तकरीबन सबने 2008 से लेकर अब तक MPS को फंड नहीं मिला, लेकिन MNS को फंड मिला। अभी हमने बात की 25 अरब रुपये और की, अभी हमारा डेलीगेशन किया था, बात की थी कि कम अज़ कम कराची के जो मसले मसाइल हैं वो उसको फर्स्ट चौर करें। हमने तो ये तजवीज़ दी थी कि कराची को, सिंध को 6 महीने के लिए करप्शन फ्री कर दिया जाए। 6 महीने की करप्शन फ्री कर देंगे तो कम अज़ कम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना कराची में या सिंध में, वो कम अज़ कम वो मुकम्मल हो जाएंगे। और होता ही है कि जो फंड आता है ना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे BRT के लिए फंड आया, अब वो उसमें 80% 70% तो करप्शन में जो पैसे चले जाते हैं। अब बचते क्या है, तो वो जो पैसे बचेंगे 25-30%, अब उसमें ठेकेदार क्या काम करेगा। तो हमारा मतलब यही है। राना गुलजार साहब की तरफ आना चाहूंगी। सर की भी तमाम बातें आप सुन रहे हैं, और इस वक्त अगर सिंध में अगर बात की जाए ऑपोजिशन की, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस वक्त ये मुनासिब है कि पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन की जानिब से टफ टाइम दिया जाएगा और पीपल्स पार्टी वक्त रहते अपनी तमाम प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकेगी? देखिए, ये टफ टाइम की बात ऐसी है कि अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, जो भी इनकी जायज़ तामीरी बात है उसको सुनना चाहिए, और सुनने भी हैं, और सुनना भी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि अपोजिशन जब तनकीद करती है तो हमें अपने मामलात में चेकिंग बैलेंस करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कोताही है और उसको दूर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक करप्शन की बात की है, तो ऐसी बात नहीं है कि एमक्यूएम के ज़माने में करप्शन नहीं थी, बेतहाशा करप्शन थी। और मैं आपको बताता हूँ कि टैंकर माफिया उस वक्त भी था, आज भी है। उस वक्त भी आपको बताता चलूँ कि KDA, KMC, आपका वाटर बोर्ड, तमाम मुलाजमीन, पेंशन्स की तनख्वाहें, सारा पैसा मेयर साहब, जो उस वक्त के मेयर साहब थे, वो ठेकेदारों में तकसीम कर कर चले गए थे। और उस वक्त तमाम मुलाजमीन डबल 3-3 नौकरियां कर रहे थे। और पीपल्स पार्टी ने कम से कम इन चीज़ों को ख़त्म किया है कि अब सिंगल नौकरी है और कोई डबल तिबल नौकरी नहीं है। और
जो पेंशनर्स थे उनकी पेंशन सारी, मतलब इनके यूं समझिए कि आखिरी के टाइम जितनी तारीफ जाहिद भाई ने गिनवाई है, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आखिरी टाइम पर जब मेयर साहब जा रहे थे, रुखसत हो रहे थे, तो वो इदारों का भट्टा बिठाकर चले गए और वो इदारे आज तक सीधे नहीं हुए। इस तरह मैं आपको बताता चलूं, औरंगी क्वार्टर इंडस्ट्री जोन है, वो तमाम लोगों से पैसे पूरे ले लिए गए, आज तक उनको पोजीशन नहीं दी गई, न डेवलपमेंट का काम किया गया। इसी तरह एमडीए के अंदर तमाम पैसे उनसे ले लिए गए, उनको आज तक पोजीशन नहीं दी गई। ये रिहायशी मकानों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह स्कीम 42 में हॉक्सबे पे मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में तमाम पेमेंट्स ले ली गई, उनको आज तक पोजीशन नहीं दी गई। तो बात यह है कि ये जो सब पैसा, ये ऐसी करप्शन है जो कर कर गए हैं। अब आने वाले, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े ही हाजी नमाजी, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने भी करप्शन की है। तो मैं ये समझता हूँ अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एहतसाब का अमल होना चाहिए, करप्शन का खात्मा होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। बातें करने से अमल काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। और मैं समझता हूँ किसी के ऊपर कदगन लगाना ये मुनासिब बात नहीं है। हमें अपनी अपनी सफ़ों में तलाश करना चाहिए, जहाँ जहाँ भी खराबी है उसे दूर करना चाहिए। यही हमारी असल सियासी ज़रूरत है और सियासत का महवर है। तो आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन इक़्तिदार में आएगा। आवाम कहती है डिलीवर कौन करेगा, तो डिलीवर करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर क्या समझ रहे हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपोजिशन एक मौसर सियासी इत्तेहाद बना सकती है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, उनका हक है, बनाना चाहिए, उनका हक है, हम उनको क्यों मना करेंगे। बात यह है कि वो अपोजिशन में बैठे हैं, इत्तेहाद बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, सियासी लोगों का काम है। मैं ये समझता हूँ सर ये इत्तेहाद अवाम के फायदे में होगा, अवाम को इससे फायदा पहुंचेगा? देखिए जी, ये वक्त बताएगा, वक्त को कैद नहीं किया जा सकता, ये वक्त बताएगा। मैं ये कहता हूँ किसी पर भी सियासी कदगन लगाना मैं इसके खिलाफ हूँ, किसी के खिलाफ भी ऑपरेशन करना मैं इसके खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। बात यह है कि सियासी लोगों को सियासी तरीके से जोड़ तोड़ करना चाहिए, सियासी लोगों को अफ़ाम व तफ़हीम से मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमें ये इससे इस्तेनाब बरतना चाहिए कि किसी की छतरी इस्तेमाल करें, किसी की छतरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इससे इस्तेनाब बरतना चाहिए। अच्छा, जाहिद साहब की तरफ आना चाहूंगी। जाहिद साहब, आप भी सर की तमाम तर गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो बात उन्होंने बोली, देखिए मैं एक मिसाल दूं। अभी पहले बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत थी, अच्छा उन्होंने IMF से लोन लिया, ठीक, तकरीबन $4 अरब लिया था, 94 की बात है। उसके बाद फिर हुकूमत आई नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने तकरीबन $3 अरब लोन लिया। तो अब पे कौन कर रहा है? हुकूमत पे कर रही है, यानी कि ना बेनजीर भुट्टो साहब पे कर रही है, ना नवाज शरीफ साहब पे कर रहे हैं, यानी हुकूमत पे करती है, ये इदारे पे करते हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल भाई अगर KMC के जब वो हेड थे, ये नाज़िम थे, तो अगर उस वक्त उन्होंने जो चीज़ें ली, लोगों से पैसे लिए, तो वो उन्होंने अपनी जेब में नहीं रखे, वो तो जाते हैं KMC के अकाउंट में या KD के अकाउंट में, किस में जाएंगे? तो उसके बाद की जो लोगों की जिम्मेदारी थी ना, वो देना उनकी जिम्मेदारी होती है, इदारे की जिम्मेदारी होती है। शख्सी जिम्मेदारी मेरे तो चेंज होते थे, नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब थे, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई आए, फिर उसके बाद मुर्तज़ा साहब एडमिनिस्ट्रेटर आ गए थे। तो ये देखें कि जिम्मेदारी हमेशा इदारों की होती है, किसी उसकी नहीं होती, फर्द भाई की नहीं होती। और दूसरी बात देखें ना, कराची की आबादी इस वक्त 10% है पूरे पाकिस्तान की, और ये देता है 8,500 अरब रुपये टैक्स जी पूरे पाकिस्तान को, और पूरा पाकिस्तान देता है 4,000 अरब रुपये। अच्छा, इसको मिलता कितना है? टोटल मिला के ऐसे 34-35 अरब मिलते हैं कराची को डेवलपमेंट के नाम पे। और होता क्या है कि वो 34-35 अरब में से आधे से ज़्यादा चले जाते हैं पेंशन की मद में या तनख्वाहों की मद में, कराची को मिलता नहीं है। तो अब होता ये कि अब आदमी जो है ना, उस पर डेवलपमेंट कैसे करेगा? अब ये देखें, फाइनेंशियल पावर और मैनेजमेंट पावर होते हैं वज़ीर आला के पास। जो NSC अवार्ड की रकम आ रही है वो, या जो इस वक्त 3400 अरब रुपए का बजट है अपना इनका, और इसका जो बजट है, डेवलपमेंट बजट जो है ना इनका 1076 अरब रुपए है, यानी कि सिंध हुकूमत का 1076 अरब रुपए में से पिछले साल जो बच गए थे तकरीबन 450 अरब रुपए बच गए थे, ठीक, यानी उस 450 अरब पे तरक्याती काम नहीं हो सके थे। और बाकी जितने थे 650 अरब रुपए, उसके तरक्याती काम पता नहीं कहाँ हुए या किसी को नहीं पता। अच्छा, अभी भी तकरीबन 1076 अरब रुपए रखे गए तरक्याती कामों के लिए। ये बजट, अब नया बजट आ रहा है, अब उसमें देखते कितने लगते हैं, तो इसमें बजट हमेशा कोलैप्स हो जाता है। ठीक, तो अब होता ही है कि कराची, अगर मैंने पहले कहा ना कि बात हुई हमारी कई दफ़ा कि अभी कराची को 1,000 अरब रुपये दे दिए जाए, तो कम से कम कराची और करप्शन फ्री बना दिया जाए, तो यकीन करें 6 महीने में कराची के जो सिस्टम है सारा बेहतर हो सकता है, अगर नेक नियति हो। लेकिन मसला ये होता है कि देखिए कराची के जो बच्चे जो हैं इस वक्त जॉबलेस हैं। उसकी वजह क्या है कि देखिए 40% कोटा होता है शहरी सिंध का, 60% है दही का।
अब होता ही है कि यहाँ के जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, सारे पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं। जिन बच्चों ने मैट्रिक इंटर यहाँ कराची से नहीं किया हुआ था, उनको सरकारी जॉब कराची में मिल जाती है। और जो कराची जिन्होंने इंटर मैट्रिक किया हुआ, जो 40% कोटा जिनका होना चाहिए, शहरी सिंध का, हैदराबाद है, कराची, सक्कर है, इनको यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलती। तो हमारा जो अलमिया ये है कि हम तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह है, उसके अलावा एक तो हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारे लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी रोजगार नहीं मिल रहा, नंबर एक बात तो ये है। और दूसरी बात, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। यानी कि कल आपने देखो 63 टाउन में 3 लोग गटर में गिर कर मर गए, कल रात की बात है ये। उसमें पीपल्स पार्टी के टाउन आदमी थे, वो पहुंचे तो लोगों ने उनको मार के भगाया। तो अब अंदाजा कर लें कि गटर का ढक्कन तक अवेलेबल नहीं है शहर में। उसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। फिर डंपर, आप अंदाजा कर लें, डंपर किस बेदर्दी से घूमते फिरते हैं और लोगों को आए दिन मारते रहते हैं। अभी ईद वाले दिन कोरंगी में आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल को हिट किया डंपर ने, एक बच्चा बेचारा मर गया, 2 बच्चे शदीद जख्मी, दोनों आईसीयू में। तो अंदाजा कर लें कि कोई शहर में कानून नहीं है। ई चलान के लिए फ़ोन कैमरे हरकत में आ जाते हैं, लेकिन मोबाइल स्नैचिंग हो, गाड़ी छिन रही हो, बच्चे मर रहे हो डंपर के आगे, या कोई और चीज़ हो रही हो, उसके लिए ये कैमरा कोई काम ही नहीं है। हालांकि सेफ्टी के लिए होता नहीं चाहिए, लेकिन कराची बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ में जो है ना, कराची के साथ नाइंसाफ़ी, हर चीज़ में नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, पर यह वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा, एक शॉर्ट ब्रेक लेकर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। कराची की सियासत में तब्दीली के हवाले से हम बात कर रहे हैं। राना साहब की तरफ आना चाहूंगी एक बार फिर। राना साहब, तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात का मलबा डाल देती हैं। पीपल्स पार्टी से अगर सवाल किया जाए तो वो MQM के ऊपर मलबा डाल देती है, अगर MQM से सवाल किया जाए तो वो पीपल्स पार्टी पर मलबा डाल देती। क्या कहेंगे? देखिए, ये इल्जामात की सियासत दफन होनी चाहिए। कब तक इल्जामात एक दूसरे पर लगाते रहेंगे? और मैं ये समझता हूँ कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें तामीरी सियासत पर यकीन रखना चाहिए। इल्जामात से मुल्क को नुकसान होता है, दिलों में रंजिशें पैदा होती है, और सियासत इस चीज़ को नहीं सिखाती। सियासत अफ़ाम व तफ़हीम, रवादारी, मोहब्बत कायम करने का नाम है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपस में मिलजुल के मुल्क की तरक्की, शहर की, यूनियन कौंसिल की, ज़िले की तरक्की कैसे होनी चाहिए, इस पर हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, और हमें आपस में एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लफ्ज़ों की गोलाबारी, ये गलत अमल है, ये काबिल मज़म्मत है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने बात की थी मुस्तफ़ा कमाल की। देखिए जाहिद भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने ये हरगिज़, मेरा मतलब नहीं था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब पैसे ले गए, नहीं, मेरा ये अल्फाज नहीं थे। मेरे अल्फाज ये थे कि उनके ज़माने में ये रकम आई और उन्होंने वो रकम ठेकेदारों की लाइबिलिटीज खत्म कर दी, ठेकेदारों में तकसीम कर दी है। मेरा मकसद ये नहीं है कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब वो पैसे ले गए। बात ये है कि ये रकम उनके पास आई और उन्होंने उस पैसे को ठेकेदारों में दिया, जो गलत था, नहीं देना चाहिए था। क्योंकि इसलिए कि जो पेंशन्स का पैसा होता है, जो रिटायरमेंट का पैसा होता है, ये उन मजदूरों का, उन ऑफिसर्स की अमानत होती है जो उठाकर उस अमानत पर डाका डाला। तो ये गलत अमल है। ये कोई भी करे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, MQM करे, ये उन मुलाजमीन के साथ धोखा हुआ। और वो मुलाजमीन आज तक, KMC के मुलाजमीन आज तक धक्के खा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही, उनकी रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल रहा, उनसे धोखाधड़ी की जा रही है। मैं ये समझता हूँ आज की तारीख में भी जो इनका पेंशन डिपार्टमेंट है वो 30-30% वसूल कर रहा है, 20-20% वसूल कर रहा है। ये काबिल मजम्मत बात है, क्योंकि ये सारा काम उस वक्त का शुरू हुआ है, आज तक जारी है। तो मैं इसलिए ये मुस्तफ़ा कमाल साहब को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पैसे वो ले गए या मुर्तज़ा वहाब ले गए, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा कि पैसे कौन लेके गया। लेकिन ये अमल हो रहा है डिपार्टमेंट्स के अंदर, यही KDA में हो रहा है, यही MDA में हो रहा है, यही वाटर बोर्ड में हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा, अपने इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। और जो ये मुलाजमीन, रिटायर मुलाजमीन हैं, जो परेशान हैं, मैं कहता हूँ इनको फौरी इनकी लायबिलिटीज दी जाएं, इनको फौरी इनके जो सालाना बजट जो बढ़ता है वो भी आज तक नहीं दिया। मैं समझता हूँ वो भी इनको फौरी अदायगी करनी चाहिए। ये मेयर साहब का काम है, मुलाजमीन को फैसिलिटेट किया जाए। दूसरा बजट आ चुका है, तो ये ही मेरा मकसद है, चाहे वो MQM हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो। मैं ये समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी पैदा करे। जमात इस्लामी भी शोर तो करती है, जमात इस्लामी भी एहतजाज तो करती है, लेकिन असेंबली में बात नहीं करती, वॉकआउट करके चली जाती है। तो ये भी फ्रेंडली ऑपोजिशन है, कोई ऑपोजिशन नहीं है। जमात इस्लामी भी कहती है उसके अपने टाउन में क्या सूरत हाल है। बात यह है कि उन्होंने उंगली तो उठा दी कि भाई फला जगह इतनी एलाइशें
एलआईसी हैं, फला जगह इतनी एलआईसी पड़ी थी। तो जहां जहां जमात इस्लामी के टाउन है भाई, वहां पर क्या हशर था, वहां भी यही हशर था। तो बात यह है कि सबसे पहले तो अपने आप को आदमी देखे, फिर उसके बाद उंगली उठाए। तो मैं इस बात पर यकीन रखता हूं, लड़ाई और हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाकर आवाम को गुमराह न करें, हमें सच्चाई पर यकीन रखना चाहिए। ठीक है, इख्तिदार आज पीपुल्स पार्टी के पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। भाई हमने काम क्या किया, हमें तो ये बताना है कि हमने काम क्या किया, और एक तो पेपर में है, मकाम पे क्या किया, जाके पेपर में भी देख लिया और मकामी जगह पर क्या काम है। तो देखिए, एमक्यूएम के जमाने में भी लोगों ने देखा है, आज भी देख रहे हैं, इससे पहले भी देखा है। तो हम अपने मुंह से तारीफ ना करें, आवाम कहे, वो अच्छा अमल होता है। मेरा मकसद तो ये है। ठीक। अच्छा जाहिर साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, कब तक ये जमात ऐसा चलती रहेगी, तब वो दिन आएगा जब कराची के शहरियों को असल में जो है रिलीफ मिलेगा? देखिए, जो बात इन्होंने कही ना, देखिए मुस्तफा कमाल भाई चले गए 2010 में, ठीक है, और 2010 से लेकर आज 2023 में खड़े हैं, 16 साल की बात को गुजर गए। तो जब पीपल्स पार्टी हुकूमत बरहमान है, तो इन्होंने क्या किया, हमने एमक्यूएम कोर्ट के अंदर और वहां से कोर्ट से केस जीत आई है, ये भी न्यूज़ पे किया है। 2019 से लेकर तक लोगों को जो बाकी 2019 से पहले तमाम जितने लोग रिटायर हुए उन सभी न्यूज़ पे हो गए। इस वाले पैसे थे तो पे ना 2019 के बाद बढ़ाना है कि लोगों को पेमेंट, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, हमारी पिटीशन इसमें कोर्ट में लिखी है, ये जीतू है, हम लोग हाई कोर्ट में हैं केस में, हमने से मुजाहरे की है। और दूसरी बात आपकी बात इस्लामाबाद की सियासत की, असल में इस्लामाबाद एक होता है इस्लामाबाद बाय इस्लामाबाद, ये हमने इस्लामाबाद लगा दिया। पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है कि कराची इस वक्त बस शहर है 5वें नंबर पे रहायश के लिहाज से, हम नहीं कह रहे। हमने देखा होगा जो फॉरेन उसको खुद रिपोर्ट की, इसके अलावा और भी वर्ल्ड बैंक खुद यहाँ पे आकर परेशान हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक परेशान, उससे $50 करोड़ दिए थे सिर्फ बीआरटी बनाने के लिए, यानी रेड लाइन। इस बात को 6 साल हो गए, अब $50 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए थे, और जायका एक जापान की कंपनी है, उसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। तो समझ लें, आप देखें ना, दो ने इन्वेस्टमेंट करी और ये ऑन रिकॉर्ड है। इस पे सब आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि इनके पैसे आए यहाँ पे, और वो पैसे सब खत्म हो चुके हैं, और लेकिन अब तक बीआरटी जो है ना 10% भी मुकम्मल नहीं हुई। जैसे 5 फ्लाईओवर है, 3 अंडर पासेज हैं, कुछ आप देख लें जो फ्लाईओवर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा सा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक तो बीआरटी है, इसके अलावा 2 बीआरटी और बननी, 3 बीआरटी और बननी है। एक बननी थी सोराब गोड से लेकर बहरी टाउन से लेकर अपना टावर तक, एक तो ये, और दूसरी बननी थी लांडी कोरेंगी से लेकर आईओचुंदी रोड तक, और एक बननी थी लांडी कोरेंगी से सोराब नागन चुरेंगी तक। तो ये 5 समझ बीआरटी बननी थी, जो उसका तय हुआ था। ठीक। तो सर, कुछ अरसे से हम ये चीजें भी देखते आ रहे हैं कि एक जमात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनकी जानिब से कुछ इल्जामात लगाए जाते हैं, फिर दूसरी जमात आती है, वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर वो इल्जामात की सियासत शुरू हो जाती है, फिर तीसरी एक जमात आती है जो कि उन सारे इल्जामात को काउंटर करती है। कब तक इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा, क्या कहेंगे? मैंने ये बात बोली ना, जमात इस्लामी की मैं मिसाल दूं, जमात इस्लामी देखें हमेशा उसका कोई वोट बैंक नहीं है। जब से ये आए हैं, सिर्फ और सिर्फ जब भी आए हैं तो ये ज़ियाउल हक साहब इनको लेके आए थे, उसके बाद से अब तक इनका कोई वोट बैंक यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, 2001 में एमक्यूएम ने बाइकआउट किया बलदाजी इलेक्शन का, तो एमक्यूएम के बाइकआउट के सदक़े में इनको सीटें मिली। ठीक है, फिर 2024 में एमक्यूएम ने बाइकआउट किया तो इनको एमक्यूएम के बाइकआउट के सदक़े में इनको सीटें मिली। तो जमात इस्लामी वो तंजीम है जिसने पहली दफ़ा कलाशनकोव कल्चर कराची में मुतारिफ करवाया। ठीक। और सबसे ज़्यादा हीरोइन की जो स्मगलिंग करते थे सब जमात इस्लामी के लोग ही किया करते थे। इन्होंने जो कराची में तबाही बर्बादी शुरू की है वो अभी तक जारी है। लोग हमेशा इनको रिजेक्ट कर देते हैं और ये हमेशा झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि देखें ना, इनके जो इनके जो अमीर हैं हाफिज़ नईम उर रहमान, एक सूबाई असम्बली की सीट जीते हुए हैं, लेकिन वो तमाम रात पूरी ले रहे हैं, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। उनके 9 टाउन का, उनके पास 9 टाउन है, 9 टाउन का हाल देख लें। 9 टाउन के हाल ऐसा हाल है कि आप न्यू कराची, नॉर्थ कराची चले हैं, लख्ताबाद चले हैं, आपको तो ये इल्जामात नहीं है, ये हकीकत है। और इस बात को तो हर कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कल जो जलसे में खुद कहा, बल्कि आज ही कहा उन्होंने कि जलसे में कि कराची का जो इस वक्त जो हाल है उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया उन्होंने। तो ये ख्वाजा आसिफ जो है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जाके ये बातें कर रहे हैं। इसका मतलब अंदाजा करें कि चीज़ें कहाँ तक पहुँची हुई हैं। लोग आके खुद कहते हैं कि भाई कराची आना है, हम आते हैं, तो यहाँ पे आके हमें लगता है कि हम
चांद पे आ गए, मरीख पे आ गए, कहाँ पे आ गए। ऐसा भी ये इल्जामात नहीं है, ये सब सच्चाई पे मुबनी चीजें। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात की जो है वो बातें हो रही हैं, बल्दियाती इंतखाबात। अभी करीब में तो कोई इंतखाबात नहीं है, जो बल्दियाती इंतखाबात आएंगे 2027 के एंड में। ठीक, अभी तकरीबन 2 साल 1.5 साल वक्त इन बल्दियाती इंतखाबात की बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तमाम जमातें जो है वो आवाम को अपनी जानिब रागिब करने या अट्रैक्शन के लिए इस तरह की बातें कर रही हो? नहीं, देखें ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको मिसाल दी ना कि इस वक्त पूरी दुनिया इसकी नजरें कराची पे लगी हुई है। वर्ल्ड बैंक और जो इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर कैसा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं और जितने भी जो कराची को कर्ज दे रहे हैं, अब जैसे शायर भुट्टो बनी है, ठीक है, शायर भुट्टो को जो ना ये पब्लिक पार्टनरशिप पे बनी है, इस पर टैक्स है, पब्लिक पार्टनरशिप में कई 3-4 लोग उस पर हिस्सेदार हैं। सही है। पहले इसका नाम था मलिर एक्सप्रेस वे, जो बाद में चेंज करके शायर भुट्टो रख दिया गया ताकि अभी कुछ दिखाने के लिए। सर, एमक्यूएम के बहादुराबाद ऑफिस जहां पर बना हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि वो कब्जे की जगह है। इस बात को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए ना, मैंने बात की ना कि फारूक भाई ने कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहाँ पे हिल पार्क पे हो रहा है। फारूक भाई ने कहा भी हम भी अकाउंटेबल हैं, अगर हम पे कोई ऐसे इल्जामात है, हम पे इल्जामात लगा रहे हैं आप, तो हम इस बात में कितनी सदाकत है कि वो कब्जे की जगह है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो असल में ये जगह थी हॉस्पिटल के लिए, केकेएफ के हॉस्पिटल के लिए, बस के बाकायदा हमारे कागजात मौजूद हैं और जिस फोरम पे दिखाना चाहे हम दिखा देंगे, क्योंकि केकेएफ की जगह थी ये पहले हॉस्पिटल के लिए, लेकिन जब हमारा 9 सील किया गया मरकजी ऑफिस, तो फिर हम लोग यहाँ वक्ती तौर पर शिफ्ट हो गए थे और बना एक जगह हॉस्पिटल के लिए। जब हम यहाँ से चले जाएंगे दोबारा इसको हॉस्पिटल में केकेएफ के नाम पर है जगह, ठीक है, खिदमत खैर फाउंडेशन। खिदमत खैर फाउंडेशन ये पूरे कराची में तकरीबन 8 से ज़्यादा से 10 हॉस्पिटल हमारे मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हैं, जो कुछ कामयाब पार्क कॉलोनी में भी है, औरंगी टाउन में भी है, न्यू कराची में भी है, मोर्चरी भी है हमारे पास, तो मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है ये, और ये ऑन रिकॉर्ड है ये। तो हम तो इसको अकाउंटेबल हैं और चीज़ें दिखाने को भी तैयार हैं कि जो भी आना चाहे हम बिल्कुल केकेएफ का कागज़ दिखाएंगे। हमारे तो बहुत सारी यानी कि केकेएफ की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जिसके पर हमारे पास पूरे पेपर मौजूद है कानूनी तौर पर। जमात इस्लामी का तो वतीरा यही रहा ना कि वो खुद एक कब्जा पार्टी है। मैंने आपको मिसाल दी ना, उनको तो आवाम ने मुस्तरद कर दिया, उनका काम ही है ब्लैकमेलिंग की सियासत करना। और उनके आप देख लें यहाँ पे जो है इनके रिजवान समी वो खाल मांग रहे थे, आलाशा उसको उठाएंगे तब आप खाल लेंगे। हम कई जगह पे ये चीज़ें नोट हुई हैं। ठीक है, राना साहब की तरफ आना चाहूँगी। राना साहब, क्या कहेंगे? तमाम तर गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और बहादुराबाद का जो मरकज़ है वो क्या ये कहा जा रहा है कि कब्जे की जगह पर बना हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इस बात को? देखिए जी, बात ये है कि वो तो खैर इनका ऑफिस है, इन्होंने कह चुके हैं कि भाई उसके डॉक्यूमेंट्स हम पेश करेंगे। बात ये है कि जैसे इन्होंने अभी गुजारिश की जाहिद भाई ने कि जी जनरल ज़िया साहब जमात इस्लामी को लॉन्च किया। जमात इस्लामी, सर जमात इस्लामी बहुत पुरानी जमात है, 100 साल पुरानी जमात है, ठीक। और एमक्यूएम को जनरल ज़िया साहब ने लॉन्च किया, और कल जो असले की सियासत जमात इस्लामी तो लाई, लेकिन आपने भी तो असले की सियासत शहर में की, और शहर में जो कुछ हो रहा था आज अल्लाह का शुक्र है अमन है, ठीक है, वो दौर आया और चला गया। लेकिन ये इल्ज़ाम मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। और रही जहाँ तक बात आपने की चंदा, तो सर खिदमत खल्क फाउंडेशन आपकी है, केकेएफ है, वो भी कल खाली जमा कर रही थी, वो भी कल चंदा भत्ता सार भी कुछ चल रहा था। तो आप में जमात इस्लामी में कोई फ़र्क तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अब अमन है शहर के अंदर। और मैं समझता हूँ आप पर भारी जिम्मेदारी आयत होती है, इस अमन को बरकरार रखें, इस मोहब्बत को, इस भाईचारे को बरकरार रखें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इल्ज़ामात लगाकर सियासत को ख़राब न करें, इल्ज़ामात लगाकर शहर का माहौल ख़राब न करें। वो कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, शहर के अमन को बहाल रखें। मैं ये समझता हूँ कि फिर मैं एक बात अल्फाज ये कहूँगा कि डिपार्टमेंट के अंदर, इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ केएमसी के अंदर जो ओपीएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो 17 ग्रेड के 19 ग्रेड की सीट पे बैठे हुए हैं, इनको मेयर साहब फौरी तौर पे फारिग करें, और जो कौंसल के मुलाजमीन हैं उनको केएमसी के अंदर ऑफिसर्स बनाया जाए, जो करने के काम है वो किए जाएं, उस पर एमक्यूएम आवाज उठाए। ये जो सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम केएमसी के अंदर आ रहे हैं, 17 ग्रेड का अफसर है, जो ट्रेनिंग अफसर है, और उनको डिपार्टमेंट में एचओडी बना के बिठा दिया है, ये एक अफसोसनाक अमल है। मैं समझता हूं जो कौंसल के मुलाजमीन हैं उनको उन डिपार्टमेंट के अंदर एचओडी बनाया जाए, ताकि अकाउंटेबिलिटी पैदा हो सके और काम दुरुस्त हो सके। ये बहुत जरूरी बात है। हमें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से इज्तनाब बरतना चाहिए। आपका अपना मकाम है एमक्यूएम का, पीपल्स पार्टी का
अपना मकाम है, जमात इस्लामी का अपना मकाम है। कराची की अगर बात करें, अमन अमान की सूरत हाल, तो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। बिल्कुल। कैसे दावा कर सकते हैं कि कराची में अमन है? देखिए जी, इसमें बिल्कुल पुलिस लॉ एंड का ऑर्डर की सिचुएशन आप देखिए, इसमें पुलिस में रिफॉर्म्स आना चाहिए। पुलिस के अंदर जो काली भेड़े हैं उनका खात्मा होना चाहिए, और जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस पर जोर दें कि जी स्ट्रीट क्राइम का खात्मा होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूं, ये जितने स्ट्रीट क्राइम करने वाले लोग हैं, ये मकामी नहीं है, गैर मकामी लोग हैं। इनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, इनको फौरी तौर पे फारिग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अदालतें भी इनको रिलीफ दे देती हैं अदम सबूत ना होने की बुनियाद पर, क्योंकि सबूत नहीं होते, शहरी गवाही नहीं देते। तो पुलिस को चाहिए, पुलिस अपने अंदर से सबसे पहले काली भेड़े खत्म करे, अकाउंटेबिलिटी पैदा करे और रिफॉर्म्स लेकर आए। डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें पुलिस डिपार्टमेंट की नजर आ रही हैं, तो मैं समझता हूं शहरियों को भी उठना होगा। शहरियों को अब ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और अब कंप्लेन करनी चाहिए, थानों में जाना चाहिए, अपने जवाबात दाखिल करने चाहिए, गवाही देनी चाहिए जो गवाही नहीं देते। टाइम बहुत मुख्तसर रह गया, मैं चाहूंगी जाहिद मंसूरी साहब से एक आखिरी कमेंट ले लूं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इनकी बात से बड़ा मुत्तफिक हूँ कि जो उन्होंने बात की ना कि गैर मुकामी पुलिस वाले यहाँ पे आए हुए, होता ये है कि जब उनका आखिरी टर्नओवर बाकी बचता है ना, तो आते इसलिए कि कराची उनको कमा लेंगे ताकि हमें बुढ़ापे में काम आएगा। तो 90% जो पुलिस एहलकार हैं, मुख्तलिफ जो DSP लेवल के हैं, SSP लेवल के हैं, वो सारे के सारे इंटेलिजेंस से यहाँ पे आए हुए हैं, और उनका काम ये है कि लूट खसूट। सर डकैत भी गैर मुकामी है जी, डकैत। अब सेंट्रल जेल चलिए तो 98% आपको जो गैर मुकामी लोग ही मिलेंगे, यहाँ कराची के लोग बहुत कम मिलेंगे। अच्छा, एक बात तो ये जो बात की, दूसरी बात जो बात कही ना कि देखिए MQM पे इल्जाम लगते रहे हैं जरूर, इनका मीडिया ट्रायल हुआ क्योंकि MQM ने स्टेटस को चैलेंज किया था, MQM ने जागीरदारों को चैलेंज किया था, मर्डर को चैलेंज किया था, तो उस पर MQM पे मुख्तलिफ इल्जाम हुए, मीडिया ट्रायल हुआ, MQM में 17,000 कारकुन शहीद हुए, ठीक है। उस वक्त ये हुआ था। अच्छा, लेकिन MQM में किसी कारकुन को कोई सजा नहीं हुई किसी भी मामले में, सिर्फ झूठा इल्जाम लगते रहे, मीडिया ट्रायल होता रहा, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहब पे इल्जाम लगे और सर, वो टाइम बहुत कम रह गया, ये साबित हुए। अब देखिए, फारूक लगाई साहब जो पीपल्स पार्टी के सदर थे, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब की इस बात पे हुकूमत खत्म की थी कि आपने मावरा अदालत कत्ल किए हैं MQM के कारकुनान की। तो हम तो ये नहीं कहते, बल्कि सदर ने खुद कहा था। इसका मतलब ये हम अंदाजा कर लें कि MQM पे इल्जाम झूठे लगते रहे, आज तक किसी को सजा नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को सजा हुई, PTI वालों को सजा हुई, सबको सजा हुई, लेकिन MQM के आज तक किसी कारकुन को किसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद मंसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM से जिनका ताल्लुक है। राना गुलजार ताज हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और प्रोग्राम में अपना वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कराची के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।